नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। अपन ने जो थर्ड ग्रेड वाली PYQ बुक है उसके अपन ने पार्ट 1 कर लिया था, ठीक है। जिसमें अपन ने 15 क्वेश्चन करे थे यहाँ तक। और आपने अभी तक PYQ वाली बुक नहीं पढ़ी तो मार्केट में किसी भी शॉप पे आपको ये बुक उपलब्ध हो जाएगी। देखो, ये आपको बुक दिख रही है, इस प्रकार से ये बुक रहने वाली है। सबसे पहले बुक आई थी मार्केट में लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए, जो रीट मेंस में अब तक आए हुए सभी क्वेश्चन, और इस प्रकार से आपको इसमें डिटेल वाक्य मिलेगी जो अभी तक किसी बुक में नहीं है। और इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, 120 पेज तक ही है। तो आप आराम से इसको पढ़कर रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि थर्ड ग्रेड में क्या होता है कि कई क्वेश्चन बार बार एकदम से रिपीट हो जाते हैं। जो आप यहाँ से पढ़ के जाओगे वैसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और इनकी जो वाक्य है वहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये आप ज़रूर पढ़ना। ये आपके सामने बुक है, मैं बड़ा कर देता हूँ, आप देख सकते हो। ये वाली बुक है थर्ड ग्रेड 2026, ठीक है। इसके लेखक है मुकेश डाका सर और कन्हैया सर। तो मार्केट में किसी भी शॉप पे ये बुक आपको मिल जाएगी। अब अपन क्लास ले रहे हैं अपन जल्दी, क्योंकि एक बार रिवीजन क्लास अपन लेंगे। आपने पढ़ भी तो इसको लिया होगा। अब देखो, मदार बांध किस नदी पर है? ये थर्ड ग्रेड में आया था तो सबको पता है, बेडज नदी। अब मैं वही चीज़ बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी कि आपके पास बुक होगी आराम से पढ़ लेना। बेडज को आयड नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, ठीक है। और जो इसका बेडज नदी का आरंभिक नाम है वो आपके आयड नदी है, जो उदय सागर झील में आप ये मिल जाती है। उदय सागर झील कहाँ है? आपके उदयपुर में ही है। बाकी आप पढ़ते रहना इसको। और गोसुंडा बांध और मदार बांध बेडज नदी पर बनाए गए हैं। अब देखो, आप देख सकते हो ना, ये बुक आपके लिए क्यों ज़रूरी है। जिसकी जो वाक्या दे रखी है, गोसुंडा बांध या मदार बांध दोनों ही किस पे है? बेडज नदी। तो इस बार ये पूछ लिया तो अगली बार ये पूछा जा सकता है। और गंभीरी नदियों के संगम पर बेडज और किसके? बेडज और गंभीरी नदियों पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। मतलब इसकी वाक्या में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नदियों के संगम पर है, तो आपको पता होना चाहिए गंभीरी और बेडज। और उदय सागर झील उदयपुर में कौन मिलती है? बेडज नदी। प्रारंभिक नाम क्या है? आयड नदी। पूरा देखोगे तो इसमें 10 क्वेश्चन आपको 5 से 7 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसकी वाक्या दे रखी है। देखो, अली बख्श ख्याल राजस्थान में कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली में? अली बख्शी ख्याल कहाँ है? अलवर में। आपको प्रवर्तक पता होना चाहिए, अली बख्श। इसको रसखान भी बोलते हैं। और इसका जो प्रचलन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुंडावर अलवर से कोटपुतली व जयपुर, ठीक है। इसका क्या है? क्षेत्र है। और भाषा कौन सी है यहाँ पे? अलवर होगी तो अहिरवाटी भाषा होगी। अहिरवाटी को इराटी बोलते हैं। ये भी रीट में PYQ क्वेश्चन पूछा जा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये बुक तो आप किसी भी हालत में ये बुक आप ज़रूर पढ़ के जाना थर्ड ग्रेड में। इसकी ऑनलाइन ऑर्डर लेना है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा ऑनलाइन ऑर्डर के लिए। और ऑफलाइन पूरे राजस्थान में ये उपलब्ध है, ठीक है। अली बख्श ख्याल राजस्थान के अलवर ज़िले के प्रसिद्ध आपके प्रचलित लोकनाट्य शैली में है। देख लिया। आगे देखो, तो मैं जल्दी चल रहा हूँ एक बार का रिवीजन क्लास की तरह। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? देखो, नाइट्रेट सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? भूरी रेतीली। अब आपको पता है कि ये भूरी रेतीली पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ तो पूछा है नाइट्रेट। अभी आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भूरी रेतीली मृदा पहले बार है कहाँ? तो ये मृदा पश्चिमी राजस्थान में, मतलब कौन से ज़िले? जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर। मैप से इंडिकेट कर सकते हो ये वाला बेल्ट पूरा, ठीक है। जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, सिरोही, नागौर, झुंझुनू, सीकर में तक फैली है। कौन सी मृदा है ये? भाई भूरी रेतीली मृदा। क्या है इसमें? नाइट्रेट है, ठीक है। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या है? भूरा होता है। देख लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ऐसे क्वेश्चन रटे होने चाहिए। क्या थी ये? करौली वालों ने भेजी थी। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। देखो, ये रहा, दिख गया, करौली। तो यही क्वेश्चन वापस आने हैं, और क्या ना। ये कम से कम हर एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड से लगाकर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी में पूछा जाता है। कोटा की चित्रकारी सैनिकों ने, देखो, कोटा के क्रांतिकारी सैनिकों ने 15 अक्टूबर 1857 को कोटा रियासत की सेना के 2 सैनिक अधिकारियों मेहराब खां और जयदयाल कार्यस्तर के नेतृत्व करा। ये भी पूछा जा सकता है कि कोटा में नेतृत्व किसने करा? ये क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड में पूछ लिया था, ठीक है।
तो इसी लाइन से ही पूछ लिया। कौन कौन है यहाँ पे भाई देखो, एक तो आपके मेहराब खां और एक है जयदयाल। इन्होंने कोटा में क्रांतिकारी सैनिकों को 15 अक्टूबर 1857 को कोटा रियासत में इन्होंने इनका नेतृत्व करा था। रेजिडेंट मेयर बटन और उनके पुत्र सेल्डर और कांटम की इन्होंने हत्या कर दी थी। तो कोटा वाले में जयदयाल और मेहराब खान ने किसकी हत्या करी थी, तो आप ध्यान रखना, बटन और इनके सेल्डर और कांटम की हत्या कर दी थी। देखो, मेजर बटन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया गया, पूरे शहर पर अधिकार कर लिया गया। कोटा के महाराव कौन थे, राम सिंह। उनके महल में नज़रबंद किया। कोटा राज्य की तोपों को अपने कब्जे में ले लिया। करौली के शासक देखो ये रहा, द्वारा भेजे गए 2000 सैनिक कोटा महाराव को मुक्त नहीं करा सके। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में क्या अंग्रेजी सेना ने कोटा की सेना पर आक्रमण किया और 30 मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का पुनः अधिकार कर लिया गया। देखो 30 मार्च 1858, वह कब था, 15 अक्टूबर 1857। ठीक है। करौली के महाराव मदनपाल की सेना भी मेजर जनरल रॉबर्ट्स के साथ थी। तो ये ध्यान रखना, करौली के महाराव कौन थे, मदनपाल की सेना भी मेजर जो रॉबर्ट्स आए थे अंग्रेजी सेना के साथ, इनके साथ ही। और 30 मार्च 1858 में कोटा पर अंग्रेजी सेना ने पुनः अधिकार कर लिया गया। क्रांति हुई कब थी, 15 अक्टूबर 1857। कहाँ पे, कोटा में। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं। देखो अगला क्वेश्चन, वैसे तो वाक्य आपको पढ़नी चाहिए, पर जो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। पर कोशिश करो ये किताब लाके आप इसका 2 बार रिवीजन करो। 2 बार रिवीजन नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ के भी चले जाओगे तो कई क्वेश्चन जो इसकी वाक्य में से बनेंगे वो आप मिस कर दोगे। कैसे, वागड़ी बोली रो मुख्य खेतर है। तो वागड़ी खेतर मतलब क्षेत्र है। ठीक है। वागड़ी बोली ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में। जो ये क्वेश्चन आए थे तो मारवाड़ी में पूछे गए थे। देखो ऊपर होता है बागड़ शेखावाटी वाली बेल्ट, वागड़ होता है नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली बेल्ट। तो वागड़ बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है। और गिरीश सेन ने इसे बिल्ली बोली भी कहा है, ये भी पता है आपको, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी वाक्य में हर एक क्वेश्चन दिया है जो आपको एग्जाम में आने लायक है। ठीक है। वागड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है। कौन सी, वागड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी की। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीकानेर के क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा है तो किस संस्था द्वारा पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना करी। ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार इस आपके 3rd ग्रेड में भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है। तो ये है आपके सर्वहितकारिणी सभा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वहितकारिणी सभा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, स्थापना कब हुई, 1905 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ हुई, चूरू में। तीसरा क्वेश्चन किसने करी, स्वामी गोपाल दास ने। पंडित कन्हैयालाल और आपके श्री राम के सहयोग से इसकी स्थापना करी। इसे चूरू के कांग्रेस भी कहा जाता है। इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए क्या करा है, सर्वहितकारिणी। ठीक है। पुत्री पाठशाला, तो सर्वहितकारिणी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी। ठीक है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। और हरिजन शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की भी स्थापना, ये 1907 वाला आप भूलना मत। और जो एक ही नाम आएगा वो आएगा स्वामी गोपाल दास। बीकानेर के थे ये स्वामी गोपाल दास। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली, ये काफ़ी इसमें स्टूडेंट ने रीड भी लगाई थी पर ये क्वेश्चन एकदम सही था 3rd ग्रेड में। काफ़ी ये आपके आर्थिक समस्या ले टेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस ज़िले से नहीं गुजरता। तो ये आपने देखा होगा, इसमें स्टूडेंट के ऑलमोस्ट 90% की क्वेश्चन गलत हुआ था। ये जयपुर से नहीं आपके गुजरता। देखो दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा 8 लेन नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि राजमार्ग संख्या 148/6 के नाम से भी जाना जाता है। ये राजमार्ग राजस्थान के, अब देखो कहाँ से गुजरता है, ये अपना राजस्थान है।
एक सेकेंड इधर कर देता हूँ मैं ना। यहाँ से अलवर से शुरू होता है, ठीक है। अलवर इसके पास में ही आपके भरतपुर हो गया, इधर नीचे ही आपके जयपुर के पास में दौसा हो गया, पर जयपुर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इधर ही दौसा के पास में सवाई माधोपुर हो गया, आपके टोंक, बूंदी, कोटा से होकर गुजरता है। तो जो याद रखना है, क्या नहीं आया भाई, जयपुर नहीं आया। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हो गए? अलवर 1, भरतपुर 2, दौसा 3, सवाई माधोपुर 4, टोंक 5, बूंदी 6, कोटा 7 ज़िलों से ये राजस्थान के गुजरता है। पर देखो दौसा पास में आके पर जयपुर से नहीं गुजरा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में इस बार ये पूछा जा सकता है कि कौन से गुजरता है, कथन निष्कर्ष में दे दे, या अलवर, भरतपुर, दौसा, एक और दे दे, जोधपुर दे दे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए और इसका रिवीजन आप बुक लाके आराम से करना, ये कहीं पे भी बुक आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 नंबर क्वेश्चन। अब मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको एक बार सारे क्वेश्चन पता चल जाए और बाकी आप खुद पढ़ना ना, इम्पोर्टेंट है, वही मैं बताऊँगा। कौन से ज़िले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात करौली में मिलता है, ठीक है। एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी होगी, अनुसूचित जाति होती तो एससी होती, ये तो जाति हो गई, ठीक है। जनजाति पूछ रहा है एसटी। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एसटी की 92.38 लाख, और इसका प्रतिशत कितना हो गया एसटी का? 13.5%, ठीक है। राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात पूछे तो आपके 948 एसटी का क्या है ये लिंगानुपात। राज्य में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात पूछे, वो तो शहरी हो गया। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951, और शहरी अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात देखो कितना है, 893। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का आपके तो अनुसूचित जनजाति का कितना हो गया, 16.9%, और शहरी जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति 3.2% हिस्सेदारी है। वर्ष आपके 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी की न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो करौली ज़िले में है। तो ये आप पूरा का पूरा पढ़ना भाई, इसको आराम से लिख के इसको याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो एसटी की बात चल रही है, ठीक है। एसटी की कुल जनसंख्या 92.38 लाख, कितना प्रतिशत हो गया कुल जनसंख्या का? 13.5%। राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात पूछे, नॉर्मली लिंगानुपात पूछे तो कितना है आपके 948, ठीक है। पर ग्रामीण में बांट दे तो 951, शहरी में बांट दे तो 893, ठीक है। अब देखो उसके बाद परसेंटेज की बात करें, जो ग्रामीण में परसेंटेज हो गया 16.9, और जो शहरी में परसेंटेज हो गया 3.2। और सबसे अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे हो गया? करौली में। आपने देखा होगा कि राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था की ज्ञान स्रोत की जो बुक आ रखी है जीएसपी की, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, ठीक है। उसमें 38 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी में, इसमें से 35 क्वेश्चन अपनी भूगोल में से आए। तो वो भी आपको ज्ञान स्रोत टेलीग्राम पे मिल जाएंगे कि कौन सी बुक है, सभी के लिए कॉमन बुक है। और करंट अफेयर में 30 क्वेश्चन आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर में, जिसमें 26 क्वेश्चन अपनी बुक में से आए। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है वो रियल में उच्च स्तर का पेपर है, बेस्ट पेपर है ये, ठीक है। तो आप ज्ञान स्रोत जो टेलीग्राम चैनल है, मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, आप टेलीग्राम पे यहाँ लिंक भी मिल जाएगी आपको कमेंट में, और टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर लेना ज्ञान स्रोत पब्लिकेशन, ठीक है। वहाँ पे जो भी जीएसपी की बुक आ रखी है वो आपको पता चल जाएगी। उन बुक को तो ज़रूर पढ़े, भूगोल और करंट, 3rd ग्रेड की भी करंट आ गई है 2.0, ठीक है। अब देखो किस समारोह का संबंध विवाह से है, तो विवाह से सीधा सा आप देख लो, विवाह से संबंध है तो टिक्का आपको पता है कि जो शादी से पहले, ठीक है, दिया जाता है। विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता की ओर से लड़के की
के लिए भेजे जाते हैं वो टिक्का कहलाया जाता है। गाँव में जैसे हमारे मारवाड़ में कितना है कि कभी 50,000 का टिक्का देते थे, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। किसी किसी के तो आप मानोगे शादी जैसे ही ले देते हैं, 5 लाख का भी टिक्का दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। जडूला क्या है? शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार मुंडवाना क्या कहलाता है? जडूला। ये ऑप्शन यहाँ से काट सकते हो। पनघट पूजन, गोद लेना, ये सारी आप आराम से ज्ञान स्रोत बुक आ रखी है, वहाँ पे भी आपने पढ़ लिए होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है पूंजी या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये सबको आपको पता होगा। पोंछ आभूषण आपके कहाँ पहना जाता है? तो कलाई में पहना जाता है। और कलाई के जितने भी आभूषण हैं वो आप देख सकते हो, कंगन, कांकणी, कंगन, गोखरू, चूड़ियाँ, आपके हथफूल। ठीक है, इसको मारवाड़ी में पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? पूंछ, या इसको ऐसे भी पूंछ भी लिख सकते हो। ठीक है, पूंछ। तो ये अपने जो कलाई, हाथ की कलाई होती है, यहाँ पे ये पहनी जाती है दोनों हाथों में। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखो इसके अलावा नौगरी, ये भी हाथ का ही आभूषण है, ध्यान रखना। फिर आगे पूंछ या पोंछ इसको बोलते हैं। गजरो, हाथों वाला भी है। छेलकड़ो, टोरे, बगड़ी, बलिया, ये सब आपके कहाँ पहने जाते हैं? हाथ की कलाई के आभूषण। अब देखो कलाई व हाथ के आभूषण में बगड़ीदार, लाखिणी, पेचली, धागा, हार पान, टडका, गजरा, आरत, चुडला, पूंची या पोंछ, माठी, नवरत्न, चूड़ियाँ, ये सब क्या हाथ के आभूषण है। देखो एक आभूषण आता है नेवरी, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है आपके नौगरी, नौगरी तो हाथ में हो गया, नेवरी क्या आपके पाँव में हो गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। एक आपने और पढ़ा होगा चूंप, ये दांत में। एक पढ़ा होगा चौंप, ये नाक में, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, एक पढ़ा होगा आपने बजट्टी, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, गले में। एक बुल्हा का आभूषण पढ़ा होगा आपने। ऐसे तो बहुत है, मेरी क्लास इसी में चली जाएगी, मैं बताऊंगा। तो ये नाक में पहना जाता है। देखा होगा महिला के दोनों, बुल्हा कैसा आभूषण होता है? ऐसे नाक के दोनों तरफ ये लटकता रहता है ऐसा। ठीक है, तो आप आराम से देखना, सारी चीज़ें बहुत आसान है, आप आराम से इन ईमानदारी से देखो। तो अब देखो क्वेश्चन इन्हीं में से घूमने बार बार। राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव का आयोजन? वृक्ष महोत्सव को पता है खेजड़ली, खेजड़ली कहाँ आपके? जोधपुर। ठीक है, तो डायरेक्ट देख लो, खेजड़ी को झाटी भी कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, सब आए हुए क्वेश्चन है। खेजड़ी का राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और अमृता देवी यहाँ पे मरगवन खेजड़ी, सारे क्वेश्चन है एक एक लाइन के। ठीक है, अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में जोधपुर मारवाड़ की सेना के विरुद्ध जो वन रक्षण आंदोलन हुआ था, विश्व में एकमात्र मेला खेजड़ी आपके मेला प्रतिवर्ष भाद्र माह के शुक्ल पक्ष को दशमी को भरा जाता है। और ये क्वेश्चन इस बार पूछ सकते हैं ना, वैसे तो काफ़ी एग्जाम आया हुआ है। ये भाद्र माह के शुक्ल पक्ष में दशमी को दशहरा या विजयदशमी के अवसर पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। एक एक लाइन एग्जाम आए हुए यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कौन सा राजप्रसाद चित्रप्लेस के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्रप्लेस आपको किसको बोलते हैं? उमेद प्लेस, जोधपुर वाले को। देख लो उमेद भवन, एक सेकेंड, उमेद भवन आपके जो बनाया था वो उमेद सिंह ने बनाया था। ठीक है, महल की नींव नवंबर 1929 में रखी थी, 19 वर्ष में बनकर पूरा हुआ। विश्व में सबसे बड़ा जो रियासी महल है ना, शादियों वगैरह जो अमीर लोग होते हैं वो यहीं पे शादी करते हैं। ठीक है, ये महल चित्रपत्र से निर्मित होने के कारण इसको चित्र प्लेस भी कहते हैं। किसको? उमेद भवन को। महल का निर्माण अकाल रात कार्यों में संपन्न हुआ था। ये भवन इंडो डेको स्टाइल में निर्मित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एक क्वेश्चन यहाँ से भाई पूछे हुए हैं अपनी बुक में से, तो ये ज़रूर पढ़ना। थर्ड ग्रेड के तो रियल में ये क्वेश्चन आप बुक पढ़ के ही जाना। एग्ज़ाम क्या मानो 120 पेज है यार, आप आराम से इसको लास्ट ही 5-7 दिन में भी पढ़ दो। अगर आप पूरा दिन दो एक दिन में भी ख़त्म कर दो, तो ऐसी बुक है, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है,
देखो ये कल मैंने ज्ञान सरोवर के जो पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैंने ये डाला था, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करो जिससे आप डेली क्वेश्चन कर सको। देखो होता है क्या है, मिट्टी की ईंटें होती है, दुर्गीकरण होता है, अग्निकुंड होता है, लोहे के उपकरण नहीं होते। कालीबंगा का प्राचीन नाम सरस्वती नदी या घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारा दे दिया। कालीबंगा पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। और कालीबंगा से हमें एक दुर्ग, बेलनाकार मोहर है, अलंकृत ईंटों का पर्स, तांबे के खिलौने, बैल, जुते हुए खेत, एक ही खेत में 2 फसलों का एक साथ उगने के साक्षी, लकड़ी की नाली, स्वास्तिक के चिन्ह, पैर से चलने वाली चक्की, ऊंट की हड्डियाँ, बेलनाकार तंदूर, गोल कुएं और मकानों में धनी लोगों के आवास के इसमें अवशेष मिले हैं, ठीक है। अन्य हड़प्पा स्थलों के भी तरह कालीबंगा के 2 भागों में विभाजित है। पूर्व भाग में आपके नगर और पश्चिमी भाग में दुर्ग। कालीबंगा में 8 अग्नि वेदिकाएँ मिली है और अग्नि वेदिकाएँ 3rd ग्रेड 2026 में भी पूछा जाएगा, देख लेना भाई। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 8 अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से मिली, चाहे कथन में मिले चाहे कैसे भी मिले, ये क्वेश्चन आपको 3rd ग्रेड में देखने को मिलेगा और कालीबंगा से ये संबंधित रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन था कि रुक सतसई रचनाकार कौन है। सबको पता है कि रुक सतसई रचनाकार कौन है, लक्ष्मणदान कविया। देखो लक्ष्मण जी क्या है, कैसे भी याद रखना, रूस गए थे, रूस को आप रूस से समझ लेना, ठीक है। तो रुक सतसई। तो ये अपनी 29 नंबर क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। इस क्लास को मैं कंप्लीट करवा दूं क्या, ठीक है। और मार्केट में जाके ये बुक ज़रूर पढ़ना। मैं रियल बताऊं, आप किसी 3rd ग्रेड में तैयारी कर रहे हो पर ये आप बुक ज़रूर पढ़ के, ये PYQ बुक है, इससे आपका कंप्लीट ये PYQ बुक है, आपसे इससे आपका क्या कंप्लीट एक बार क्या रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आपको पता भी चल जाएगा यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ और एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। तो लाइक और कमेंट जरूर करो कि क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद आप सभी का।